हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य को कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य। चूँकि हम यह महेश वड़ाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। चूंकि NCERT के प्रश्न हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य जो टॉपिक है, उसी की स्थापना कब हुई है? विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर कहाँ स्थापित हुआ था? वर्तमान का जो हम्पी शहर है, उसी पर सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य जब तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं, जो कि कहा जाता था सबसे पढ़ा लिखा शासक था सल्तनत काल में। उसी समय हरिहर एवं चूंकि साम्राज्य टूट रहा था, तो दक्षिण भारत उत्तर भारत से छूट रहा था। तो उसी समय 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा थी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो देशों विदेशों में लोग हमारे यहाँ भी आते थे। हमारे यहाँ के लोगों को भी भेजा जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। तो कभी भी प्रश्न आए, किसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था? वो थे बुक्का प्रथम। ये वो बुक्का नहीं थे जिन्होंने स्थापित किया था, बुक्का प्रथम थे। आगे है, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी भी कहा जाता है? किसकी बात हो रही है? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी किसे कहा जाता था? जैसे हमारा प्यारा भारत ऐसे है, तो ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया और दक्षिणी। इन महासागरों का स्वामी किसे कहा जाता था? बुक्का प्रथम को कहा जाता था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। यहाँ पे एक नोट है, हरिहर ने विजयनगर, जो कि हम्पी में वर्तमान के अवस्थित था, विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। अर्थात हरिहर ने हम्पी को विजयनगर की, जो विजयनगर साम्राज्य था, उसकी द्वितीय राजधानी हम्पी बनाया था। एक तो विजयनगर था ही, आज का जो हम्पी एक छोटा सा स्थान थोड़े होता है, जैसे ये पूरा हम्पी कहलाता था, तो ये क्षेत्र विजयनगर था और एक राजधानी थी दूसरी, हम्पी बना दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक है, विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान के हम्पी में ही 1336 में जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो हम्पी के ही खंडहरों पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया? बहमनी कौन थे? जो महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। हम आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, तो जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था, और ये कर्नाटक क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो यही गोवा था दोनों के बीच में। तो गोवा को हरिहर द्वितीय ने, विजयनगर साम्राज्य के जो हरिहर द्वितीय थे, उन्होंने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो कभी भी प्रश्न है,
बहमनियों से गोवा किस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने छीना था? वो पहला शासक कौन था? तो वो तो हरिहर द्वितीय। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? विजय विठ्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है, वर्तमान के कर्नाटक में है, हम्पी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे विजय विठ्ठल मंदिर अवस्थित है। क्योंकि हम ये प्रश्न कवर कर रहे हैं तो जो प्रश्न दिया गया हम उसको फैक्ट के अनुसार पढ़ लेंगे, क्योंकि ये रिवीजन मोड के आधार पर होता है। इससे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के प्रश्न है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था, जो कि कृष्णदेव राय के बीच में हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गोलकुंडा का युद्ध। गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय के बीच में और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। कुतुब शाह उसी विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे। यहाँ पे कुछ दिया है, वंश दिए हैं जो कि दक्षिण भारत के ही हैं और उसी विजयनगर साम्राज्य पर क्रम से आते रहे। तो जैसे वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। जैसे ये विजय हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर, जब हमने दिल्ली सल्तनत देखा था तो दिल्ली पर कितने शासक हुए थे? 5 हुए थे। तो सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। उसी तरीके से जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बना तो इस पर भी तो कई शासक आएंगे और कई वंश होंगे जो आएंगे। अगर नए शासक हुए तो अपने वंश को चेंज कर देंगे। तो उसी तरीके से स्थापना तो हरिहर एवं बुक्का ने कर दी संगम वंश की। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और सबसे पहले संगम वंश की स्थापना की। ये संगम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के ये पिता का नाम था संगम। उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश का नाम संगम वंश रखा था, क्योंकि हर कोई अपने नाम को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने जब स्थापित किया विजयनगर साम्राज्य को तो सबसे पहले संगम वंश अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। और ये विजयनगर साम्राज्य कहाँ अवस्थित है वर्तमान की? तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। हम देखते हैं ना भूगोल में हम पढ़ेंगे तुंगभद्रा नदी को, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में बहती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि वर्तमान का हम्पी शहर वहीं अवस्थित है। आगे है, जैसे संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी से लेके 1356 ईस्वी तक संगम वंश चला। 1336 से लेके 1356 तक। और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। संगम वंश के बाद सालू वंश आता है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में किया था और सालू वंश 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक चला था। इनके अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह थे। संगम वंश के बाद सालू वंश के बाद तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिन्होंने 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की। 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक सुलु वंश चला। सुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय थे। सुलु वंश के बाद अरविडु वंश आता है। अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे, जिन्होंने 1570 ईस्वी में अरविडु वंश की स्थापना की। इसके बाद तक ये चला, फिक्स नहीं है, क्योंकि अब पुर्तगाली हमारे देश में आ चुके हैं 1498 ईस्वी में। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में छेड़छाड़ करते हैं। और 1570 के बाद आगे चला। अरविडु वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय थे।
तो ये क्रम याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से वंश हुए? संगम, सालू, तुलु, अरविडु और हम आगे देखेंगे वाडियार वंश भी एक हुआ था। तो ये क्रम ये भी याद रखिएगा। हो सके तो आप तिथि सिर्फ संगम वंश की अब ज़्यादा फिक्स करके याद रखिएगा, लेकिन ये वंशों का क्रम याद रखिएगा कि जब विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश सबसे पहले, उसके बाद सालू वंश, तुलु वंश, अरविडु और वाडियार भी रहता था। आगे है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जैसे हम देखते हैं ना, वर्तमान में वित्त का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र आज है, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र है, तब प्राथमिक क्षेत्र है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। कर लगाकर वित्तीय व्यवस्था को पूरा किया जाता था। आगे है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम के 8 तेलुगु कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। जैसे हम नवरत्न देखते हैं ना, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी तरीके से कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो 8 तेलुगु कवि थे, जिन्होंने महान ग्रंथ लिखा। जैसे मालविकाग्निमित्रम है हो गया, ये सब इन्हीं के काल में हुआ था। आगे है तालीकोटा, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, चाहे तालीकोटा का युद्ध कहो या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहो या फिर बन्नी हट्टी युद्ध का युद्ध कहो, ये तीनों ही एक ही युद्ध के अलग अलग नाम हैं। तो वही तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ, या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? तो वह 1556 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि नाम बदल के हो सकता है पूछ ले, तो नाम को क्लियर आप रखिएगा। ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य की पतन हुई थी। तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य डिक्लाइन पर चला गया, अर्थात पतन होना शुरू हो गया। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण भारत में कई संघ भी शामिल हो गए थे। जैसे जब राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ तो इनके विरुद्ध में कई संघ शामिल हुए थे, जिसमें हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। जो बीजापुर था वही टूट फूट के बना था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, एक और था बरार, लेकिन वह शामिल राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो जो 5 संघ थे उनमें से बरार शामिल नहीं हुआ था। अभी हम उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे और है दिया है, राज्य दिए हैं, संस्थापक दिए हैं, स्थापना कब हुई थी, और राजवंश क्या रहे, उनकी राजधानियां क्या रहीं, और विलय किस में हो गया। तो जो बीजापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, महाराष्ट्र और दक्कन के क्षेत्र में, तो उसमें 5 संघ बने टूट के अलग अलग, जैसे बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, 5 संघ बन गए बीजापुर साम्राज्य के। जिस प्रकार हमने देखा विजयनगर साम्राज्य फिर टूटा, लेकिन वो कई संघों में नहीं बटा, लेकिन जो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य 5 संघों में विभाजित हो गया था। तो 5 कौन कौन से संघ थे? क्योंकि एकता नहीं रहा करती थी, तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य मान लीजिए है, तो यहाँ पे था पूरा बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य से बट गया, यहाँ बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और
बीदर, ये क्षेत्र बट गए, ये 5 संघ कहलाए, वही बहमनी साम्राज्य। तो राज्य बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। बरार के संस्थापक कौन थे? फतह उल्लाह इमाद शाह। इसकी स्थापना 1484 ईस्वी में की गई थी। उसी बहमनी साम्राज्य से टूटकर बना था बरार, जिसके संस्थापक फतह उल्लाह इमाद शाह थे। उसकी स्थापना 1484 ईस्वी में इमाद शाही राजवंश के द्वारा हुई थी, जिसकी राजधानी एलिचपुर थी, जो कि गविलगढ़ कहा जाता था। इसका विलय, बरार का विलय 1574 ईस्वी में अहमदनगर में कर दिया गया था। बीजापुर की स्थापना उसी बहमनी साम्राज्य से अलग होकर हुई थी। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल खां के द्वारा 1489 ईस्वी में की गई। इसमें आदिल शाही राजवंश का शासन था। आदिल शाही राजवंश बीजापुर में स्थापित हुआ था, जिसकी राजधानी नौरसपुर थी। नौरसपुर। बाद में बीजापुर का विलय 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया जाता था। तो कभी भी प्रश्न है, बीजापुर का विलय औरंगजेब द्वारा 1686 ईस्वी में किया गया। आगे है अहमदनगर। अहमदनगर का विलय, अहमदनगर के सबसे पहले हम संस्थापक देखेंगे। संस्थापक मलिक अहमद थे, जिन्होंने 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की, और राजवंश का नाम उनके निजाम शाह था, जो कि हम देखेंगे निजाम वंश काफी महत्वपूर्ण था अंग्रेजों और पुर्तगालियों की लड़ाइयों में। निजाम शाही वंश, जिनकी राजधानी जुन्नार, जो कि अहमदनगर में थी। अहमदनगर को 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में स्थापित किया जाता था। जिस प्रकार बीजापुर को औरंगजेब द्वारा शामिल किया गया, उसी प्रकार अहमदनगर को मलिक अहमद द्वारा शामिल किया गया। मलिक अहमद संस्थापक थे और शाहजहां द्वारा विलय किया गया। आगे है गोलकुंडा। उसी बहमनी साम्राज्य से अलग होकर गोलकुंडा भी बना था, जो वर्तमान का हैदराबाद क्षेत्र है। गोलकुंडा के संस्थापक कुतुब शाह थे, जिन्हें कुली कुतुब शाह भी कहा जाता था। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, जिन्होंने 1512 ईस्वी में स्थापना की और कुतुब शाही वंश की स्थापना की, जो कि राजधानी गोलकुंडा में बनाया। लेकिन गोलकुंडा का विलय 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। अंत में बीदर के संस्थापक अमीर अली वरीद थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में वरीद शाही राजवंश नाम से स्थापित किया, जिसकी राजधानी उन्होंने बीदर बनाई, और 1618 ईस्वी में बीजापुर में बीदर को विलय कर दिया गया। आगे एक नोट है कि विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण था, जिनमें लगभग 5 वंश हुए हैं। संगम, सुलू, तुलु, अरविडु और वाडेयार वंश हुए थे। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के बारे में बताया गया है कि उस समय जब विजयनगर साम्राज्य था, कौन कौन से यात्री आए, यात्रियों को देखेंगे, किस देश के थे, और जब यात्री आए तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से शासक थे, उन्होंने किन का विवरण दिया है। जैसे निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था, जो कि विजयनगर शहर का वर्णन करता है। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में भारत आया था, जो कि दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निकोलो कॉन्टी कब आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो कॉन्टी इटली का था। इसके बाद अब्दुल रज़ाक आए थे, जो कि ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही आए थे, और वो फारस के थे। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज़ाक भारत आए थे। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। शहर का वर्णन निकोलो कॉन्टी ने किया है और सचिवालय का वर्णन अब्दुल रज़ाक के द्वारा किया गया है। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आए थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे।
पायस, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पायस का कौन थे? ये पुर्तगाली यात्री थे। पायस का पूरा नाम क्या था? डोमिगोस। डोमिगोस, जिन्हें डोमिगोस पायस कहते हैं, जिनको हम आसान भाषा में पायस भी कहते हैं। पायस पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेवराय के समय में भारत आया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। पायस पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेवराय के समय भारत आया था। पायस ने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। अब्दुल रजाक ने सचिवालय का वर्णन, निकोलो कोंटी ने शहर का वर्णन। विजयनगर साम्राज्य की ही बात हो रही है। उसी तरीके से पायस जो कि पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेव राय के समय में आया था भारत और विजयनगर साम्राज्य में, उसने विजयनगर साम्राज्य के शिल्प एवं व्यापार का वर्णन किया है। आगे है बारबोसा। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली थे जो भी कृष्णदेव राय के समय में ही भारत आए थे। उसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा थी, इसका जिक्र बारबोसा ने किया है जो कि पुर्तगाली यात्री था। तो चूंकि 1498 में पुर्तगाली आ चुके हैं। आगे है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? बारबोसा ने किया था। आगे है सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री था जो कि सदाशिव राय के समय में भारत आए थे। भारत आने का अर्थ यही हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया। तो ये इतनी महत्वपूर्ण है। बारबोसा को आप याद रखिएगा चूंकि इन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। आगे है नूनीज। नूनीज पुर्तगाली यात्री थे जो कि अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। उन्होंने भी सती प्रथा का उल्लेख किया था। तो नूनीज ने भी सती प्रथा का उल्लेख किया था कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। आगे एवं अंतिम है निकितिन। निकितिन जो कि रूस का यात्री था, मोहम्मद तृतीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया था। उन्होंने कहा विजयनगर साम्राज्य में असमानता व्याप्त थी, इसका वर्णन निकितिन ने किया। आगे है, आगे का प्रश्न है कि जितनी भी लिस्ट है इसमें आप 2-3 याद रखिए, जैसे निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, पायस, बारबोसा और नूनीज को जरूर याद रखिएगा। आगे है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? विजयनगर जैसे हम जब मुगल काल देखेंगे तो मुगल काल में स्थापत्य कला के विषय में शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य जब चल रहा था तो उस कृष्णदेव राय के अधीन जो साहित्य था इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, या इतना उस समय साहित्य को संरक्षण दिया गया, बहुत ज्यादा साहित्य का विकास हुआ, इसीलिए साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि तेलुगु साहित्य था। चूंकि दक्षिण भारत में तेलुगु प्रसिद्ध था, तो तेलुगु युग का साहित्य का जो स्वर्ण काल था वह कृष्णदेव राय का शासनकाल था। आगे है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा बहमनी साम्राज्य विकृत हुआ था 5 संघों में, तो विजयनगर भाई विकृत होने लगा। हम देखेंगे इधर
केरल में अलग हो जाएगा, कर्नाटक साम्राज्य बन जाएगा, मैसूर बन जाएगा, छोटे छोटे और राजवंश बन जाएंगे। उसी में हम आगे चल के देखेंगे पांड्य वंश हो जाएगा, चोल, चेर, ये सब वंश विजयनगर साम्राज्य से ही अलग अलग हुआ होकर के बनते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय थे। आगे है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? कौन सी कवयित्री थी जिन्होंने अपने पति के मदुरै विजय के बारे में वर्णन किया है? गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति के विजयों का वर्णन, जो कि मदुरा विजय कहलाया, उसका वर्णन किया था। आगे है, होयसलों की प्राचीन राजधानी। होयसल वंश भी हुआ था दक्षिण भारत में, विजयनगर साम्राज्य में ही। होयसल वंश की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र, होयसल वंश की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र थी। उसका वर्णन या वर्तमान नाम क्या है? जिन्हें हम हेलविड कहते हैं, वह द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी। आगे है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों पर मिलते हैं? अभी अभी हमने देखा, हम्पी के खंडहरों पर विजयनगर साम्राज्य अवस्थित था। वर्तमान का जो हम्पी शहर है उसी पर ही विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरिहरियम बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहला वंश संगम वंश था, जो कि अपने पिता के नाम पर इन्होंने इस वंश को स्थापित किया था या वंश का नाम रखा था। आगे है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय किसने प्रदान किया था? विजयनगर के राजाओं द्वारा सायण को, जो कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे, उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। तो हमारा ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित छोटा सा प्रश्नों के माध्यम से लेक्चर था। वैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे हम आगे जब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के, हम एनसीईआरटी के, जो कि महेश ओडवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक है, महेश ओडवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर किए हैं। तो जितने प्रश्न दिए हैं उसके माध्यम से हमने कवर कर लिया है। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन पेपर के माध्यम से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो रिवीजन के माध्यम से तो अति महत्वपूर्ण है। आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।